मानस, क्या तुम बता सकते हो कि उन दोनों दासियों में उस दिन किस बात पर झगड़ा हुआ था और उन दोनों में से दोषी कौन है? आप उन दोनों में अभी दोबारा से झगड़ा करा दीजिए, फिर आपको मालूम हो जाएगा कि उनमें से दोषी कौन है। महाराज, भला यह भी कोई पूछने की बात है? जब उनमें झगड़ा हुआ है तो दोषी भी उनमें से कोई न कोई तो होगा ही। वो रसीला आम भी दोषी हो सकता है। वो दशहरी आम, हाँ दशहरी, नहीं नहीं, लंगड़ा आम, लंगड़ा आम ही, हाँ लंगड़ा आम भी हो सकता है। ओह, यह तो कोई पागल मालूम पड़ता है। भला यह क्या गवाही देगा? इसकी गवाही का कोई महत्व नहीं है। इसे फौरन दरबार से बाहर निकाल दिया जाए। राजा के आदेश पर गजोधर को छोड़ दिया गया और वह तुरंत खुशी खुशी अपने घर आ गया। देखा बापू, झगड़ा देखने के बाद भी मैं कितनी आसानी से बच गया। बात तो ठीक है बेटे, लेकिन मुझे अब एक दूसरी चिंता सता रही है। यदि किसी दिन राजा को यह पता चल गया कि तुम वास्तव में पागल नहीं हो, बल्कि तुमने जानबूझकर पागल बनने का ढोंग किया था, तो फिर तुम्हारा क्या अंजाम होगा? अरे हाँ बापू, यह अक्ल की बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। क्यों ना हम इस संबंध में उस अक्ल के सौदागर से ही सलाह ले लें। चलो उसी के पास चलते हैं। हाँ ठीक कहा, चलो उसी के पास चलते हैं। वे दोनों तुरंत हीरालाल के पास पहुंच गए और अपने मन का संदेह उसे कह सुनाया। ठीक है, मैं इस मुसीबत से भी तुम्हें छुटकारा दिलाने का उपाय बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए पूरे 100 रुपए लगेंगे। क्या कहा, 100 रुपए? अरे ये तो बहुत ज्यादा है भाई, कुछ तो कम करो। परंतु हीरालाल उनके काफी मिन्नतें करने के बाद भी एक पैसा कम करने के लिए तैयार नहीं हुआ। मरता क्या ना करता, लाचार होकर ब्राह्मण ने 100 रुपये की थैली उसके आगे कर दी। लो भाई, यह संभालो 100 रुपए की थैली, और झटपट इस मुसीबत से छुटकारा पाने की अक्ल दे दो। हाँ हाँ जरूर। सुनो, किसी दिन राजा के पास जाकर उसे सब कुछ सच सच कह देना कि तुम पागल नहीं हो और तुमने क्यों ये सब किया। तुम सारी मुसीबत से छुटकारा पा जाओगे। ठीक है भाई, जैसा तुमने कहा है ये वैसा ही करेगा। चल बेटा, तेरी मूर्खता का खूब दंड भुगतना पड़ रहा है मुझे। उसके बाद दोनों पिता पुत्र वापस घर लौट गए। एक दिन मौका देखकर गजोधर राजा के पास पहुंच गया और उसे सारी बात सच सच कह सुनाई। ए ब्राह्मण पुत्र, हम तुम्हारी बुद्धिमानी से अत्यंत प्रसन्न हुए। निसंदेह यदि तुम उस दिन पागलपन का ढोंग न रचते तो दोनों रानियों में से किसी एक रानी के प्रकोप का भोजन जरूर बन जाते। जाओ, हमने तुम्हें क्षमा किया। राजा को प्रसन्न जानकर गजोधर ने हीरालाल के बारे में भी राजा को सब कुछ सच सच बता दिया। अरे वाह, यदि तुम्हारा कहा सच है तो निसंदेह वह लड़का बहुत ही बुद्धिमान है। हम भी उससे अक्ल खरीदेंगे। जाओ, अब तुम जा सकते हो। जो आज्ञा महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले ही दिन राजा ने हीरालाल को अपने दरबार में बुलवा लिया। सुनो ए अक्ल के सौदागर, हमने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है। क्या तुम मेरे साथ भी अक्ल का सौदा करना चाहोगे? मुझे कोई ऐतराज नहीं है अन्नदाता, ये तो मेरे लिए सम्मान की बात होगी। लेकिन इस सौदे का मूल्य मैं 1 लाख रुपए लूंगा। ठीक है, हमें मंजूर है। राजा ने तुरंत खजांची से कहकर हीरालाल को 1 लाख रुपए दिलवा दिए। रुपयों से भरी थैली लेने के बाद हीरालाल ने एक कागज पर कुछ लिखा और वह कागज राजा की ओर बढ़ा दिया। बिना सोचे समझे और अच्छी तरह विचार किए बगैर कोई काम नहीं करना। वाह, बहुत खूब। हम तुम्हारी दी हुई इस अक्ल से अत्यंत प्रसन्न हुए हीरालाल। जरूरत पड़ेगी तो हम तुमसे और भी अक्ल खरीदेंगे। अब तुम जा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। राजा ने हीरालाल की उस शिक्षा को ले जाकर अपने पलंग की दीवार पर चिपका दिया। वाह, क्या अक्ल की बात कही है उसने। कुछ दिनों बाद राजा विशंभर अचानक बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। राजा की ऐसी स्थिति देख उसका महामंत्री, जो कि काफी समय से राजा को मारने की फिराक में था, षड्यंत्र रचने लगा। उसे यह समय अनुकूल लगा। ये बिल्कुल उचित समय है। यदि राज्य वैद्य को अपनी ओर मिलाकर राजा की दवा में विष मिलाकर उसे पिला दिया जाए तो मेरे मार्ग का कांटा आसानी से साफ हो जाएगा और किसी को राजा की मृत्यु पर कोई संदेह भी नहीं होगा। शीघ्र ही महामंत्री ने लालच देकर राजवैद्य को अपने साथ मिला लिया
और एक दिन मौका पाकर उसने राजा की दवा में विष मिलाकर राजवैद्य को राजा के पास भेज दिया। लीजिए महाराज, इस दवा को पी लीजिए। ये खास जड़ी बूटियों से बनाई है। मुझे विश्वास है कि इस दवा से आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। हम भी यही चाहते हैं वैद्यराज जी। पता नहीं हमारे पीछे राज्य कार्य कैसा चल रहा होगा। हमारी हमारी प्रजा कैसी होगी। राजा ने जैसे ही वो दवा पीनी चाही, तभी उसकी दृष्टि पलंग पर लगे उस शिक्षा पत्र पर पड़ गई जो हीरालाल ने उसे 1 लाख रुपयों में दिया था। ना जाने क्यों उस शिक्षा का ध्यान आते ही राजा उस दवा को बड़े ध्यान पूर्वक देखने लगा। राजा को दवा की तरफ इस तरह देखते हुए राजवैद्य घबरा गया। वह डर के मारे बोल पड़ा, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। महामंत्री जी के दबाव में आकर ही मुझसे यह भूल हुई है। उन्हीं के कहने पर मैंने आपकी दवा में ये जहर मिलाया था महाराज। मुझे क्षमा कर दीजिए। क्या कहा? ओह, हीरालाल की दी हुई अक्ल ने आज हमारे प्राण बचा लिए। राजा ने तुरंत सैनिकों को बुलाया। सैनिकों, जाओ इस राजवैद्य को इसी समय कारावास में डाल दो और महामंत्री को तुरंत हमारे सामने पेश करो। जो आ गया महाराज। अगले ही पल महामंत्री को राजा के सामने पेश कर दिया गया। आज्ञा करें महाराज, मेरे लिए क्या हुक्म है? देखिए महामंत्री, हम बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, लेकिन आपके चेहरे से लगता है कि आप बहुत अस्वस्थ हैं। ये लीजिए, राज्य वैद्य द्वारा तैयार की गई ये खास दवा आप पी लीजिए। इससे आप शीघ्र ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। महामंत्री को ये बात समझते देर नहीं लगी कि उसका भांडा फूट चुका है। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। नहीं महामंत्री, तुम जैसे गद्दार और आस्तीन के सांप को मैं कभी माफ नहीं कर सकता। सैनिकों, ले जाओ इसे और बीच चौराहे पर इसकी गर्दन उड़ा डालो, ताकि इस राज्य में दोबारा कभी कोई विश्वासघात करने का दुस्साहस ना कर सके। दया महाराज, महाराज दया कीजिए महाराज। सैनिक महामंत्री को पकड़कर ले गए। अगले ही दिन राजा ने हीरालाल को अपने दरबार में बुलवाया। हम तुम्हारी दी हुई अक्ल से आज मरते मरते बचे हैं हीरालाल, अतः हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। इतना कहकर राजा ने हीरालाल को सारी कहानी कह सुनाई। हमारे पास महामंत्री का पद रिक्त है और हम चाहते हैं कि आज से वह पद तुम संभालो। क्या कहते हो? मैं इतने बड़े पद के योग्य तो नहीं हूँ महाराज, लेकिन फिर भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके सम्मान और विश्वास को कभी कोई ठेस नहीं लगने दूंगा। इस प्रकार हीरालाल एक उच्च राज्य अधिकारी बनकर आराम से दिन काटने लगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और